Hello friends, my name is Reena Singh and welcome to my YouTube channel RBS Official। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग और कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि भाई मैं आपको 30 और 31 तारीख का आपका एग्ज़ाम का एनालिसिस नहीं करवा पाई, क्योंकि एक तो मेरे पास पेपर ही नहीं पहुँचा था। एक तो आपको पता होगा कि भाई मेरा जो चैनल है ये न्यू है, ठीक है, 2-3 महीने ही हुए हैं मेरे चैनल को बने हुए, तो इसीलिए अभी तक मेरे पास एग्ज़ाम ही नहीं आया था, ठीक है। और भाई जो ये भी जो मैं आज करवाने वाली हूँ ये भी TGT का है, ठीक है। TGT का है ये हिंदी का, ठीक है। और TGT हिंदी का ये आपका जो सेट है ये सेट आपका B हो जाएगा, ठीक है, B है ये ध्यान रख लेना, सेट A नहीं है, सेट B है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे, ठीक है। और भाई जैसे मेरे पास PGT का आ जाएगा तो मैं आपको PGT का भी एनालिसिस करवाऊंगी। देखो ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि भाई किसके कितने क्वेश्चन, ठीक है। तो आज मैं जो इसके ज़रिए ना आपको ये बताऊँगी कि भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, ठीक है, कहाँ से लिया हुआ है, कहाँ से नहीं लिया हुआ है, ठीक है। और मैं एक बात और बता दूँ आपको कि ये जो पेपर है ना TGT वाला, ये ना आपको 75% NCERT से देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जैसे और मैंने आपको टॉपिक करवाए थे, छंद है, अलंकार है, ठीक है, ये सारे हैं ना, इनमें से पूछ ही नहीं रखा इन्होंने। जो क्या है 75% तो क्या है सिर्फ और सिर्फ NCERT पूछी हुई है, और बाकी में ये तत्सम का उपसर्ग वगैरह पूछे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है कि नौकर निबंध किस व्यक्तित्व को लेकर लिखा गया है। ये नौकर निबंध, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो नौकर निबंध है ना ये आपका NCERT से लिया हुआ है, ठीक है। और NCERT कौन सी, 6th क्लास की, 6th क्लास की आप NCERT देखेंगे तो उसमें आपकी वसंत की बुक है, तो वसंत की बुक में है जो आपका ये चैप्टर है, ठीक है। तो नौकर निबंध आप जब पढ़ोगे तो इसमें है ना महात्मा गांधी के बारे में बताया गया, उनके व्यक्तित्व को लेकर ये बातें की हुई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किस पर लिखा गया है। देखो जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है ना ये किसका चैप्टर है, ये चैप्टर है हमारा 10th क्लास का, 10th क्लास की क्षितिज की बुक होती है, नहीं पता हो तो ठीक है, तो क्षितिज की बुक है उसमें से आपको दिया गया है, और ये भी क्या है NCERT का है, ठीक है। तो ये वहाँ से लिया गया है। अब ये किस मतलब किसके द्वारा लिखा गया है, जॉर्ज ग्रियर्सन, फ्रेडरिक पिनकोट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, फादर कामिल बुर्के। एक चीज़ फ्रेंड्स, आपका है ना जो आप अगर आप NCERT देखोगे ना, NCERT की बुक, तो उसमें है ना लेखक इसका कौन मिलेगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मिलेगा। लेकिन अगर आपने जो अभी आंसर की देखी होगी, जो इसकी ऑफिशियल आंसर की आई है, तो उसमें आंसर दे रखा है फादर कामिल बुर्के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख के चलनी है कि भाई अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, क्योंकि देखो मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है उसका जो लेखक है वो है कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है NCERT के अकॉर्डिंग। और अगर ऑफिशियल आंसर की देखी जाए तो उसमें आपका 4 आंसर दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख के चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि धूप के धान और शिला पंचम के लिए रचनाओं के रचनाकार हैं। देखो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये भी कहाँ से लिया गया है, NCERT से लिया गया है। अब आपको ये कि मैम ये NCERT से कैसे है, जिसने देखो जिस बच्चे ने पढ़ा होगा कि भी 6 to 10th तक जिसने बुक पढ़ी होगी ना, तो उसमें तो ये चैप्टर आए नहीं होंगे कहीं पे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैडम ये कैसे NCERT से हैं, तो देखो जब ये चैप्टर तो नहीं आई है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये चैप्टर हमारे कहीं पे भी नहीं आई है 6 to 10th की बुक में, NCERT में। लेकिन ये जो इनके लेखक हैं ये तो आए हैं ना, ये लेखक तो किसी न किसी क्लास में आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो इनमें क्या कहा गया है कि भाई इन्होंने क्या दे दिया, हम जब चैप्टर ना पढ़ के हम जो लेखक है उसकी पूरा जीवन परिचय पढ़ते हैं, जीवनी बोलते हैं ना, कि लेखक का पूरा जीवन परिचय पढ़ना पड़ता है, और जीवन परिचय में उनकी ये दिया जाता है कि भाई उनकी प्रमुख रचनाएं, तो उनकी प्रमुख रचनाओं में बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो लिख दी जाती हैं, तो उनमें से ही 1-2 रचनाएं दे के आपको यहाँ पे उठा के दी गई हैं, ठीक है।
और ये यहाँ पे उठा के दी गई हैं, तो आपको ये बोला गया है कि भाई इनमें से ये जो रचनाएं हैं ये कौन से लेखक की हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने चीज़ें याद करनी है, यानी डीप में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, ऋतुराज, मंगलेश डबराल। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, जो कि है गिरिजा कुमार माथुर। तो गिरिजा कुमार माथुर जी की क्या है, दूर के दान और शिलापंख चमकीले रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या दिया गया है कि प्रत्येक की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। अनुचित में हमें गलत चुनना है। देखो, अनीय, दर्शनीय, पठनीय, रमणीय, यह वैधर्य, क्षत्रिय, पाथेय, इक, षाण्मासिक, नैष्ठिक, पारंपरिक, ई, दशरथी, मारुति, वाल्मीकि। अब देखो इनमें से क्या है, अनीय। अनीय प्रत्यय क्या है, अनीय मतलब प्रत्यय कैसे जुड़ा है, देखो दर्शनीय है, दर्श में जुड़ के और ये क्या बन गया, दर्शनीय बन गया। दर्श में अनीय प्रत्यय जुड़ गया, अनीय वो दर्शनीय बन गया। पठ में क्या जुड़ा, अनीय प्रत्यय जुड़ा, पठनीय बन गया। और रम में क्या जुड़ा, रमणीय बन गया। ठीक है, अनीय प्रत्यय जुड़ने के बाद तो ये हमारा हो जाएगा ठीक। अब चलते हैं इक पे। इक देखो, षाण्मासिक, षाण्मासिक है ना, तो हम ये षाण्मास इसका मूल शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, षाण्मास। नैष्ठिक में निष्ठा क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, निष्ठा क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। पारंपरिक में क्या हो जाएगा, पारंपरिक में परंपरा क्या हो जाएगा, ये मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने याद रखना है। दशरथी में क्या हो जाएगा हमारा, दशरथ, मारुति, वाल्मीकि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या कहता है, वैधुर्य, क्षत्रिय और पाथेय। अब जो वैधुर्य है ना, वैधुर्य का मूल शब्द क्या होता है, वैधुर्य का मूल शब्द होता है वधु। ठीक है, और वधु क्या है, अपने आप में एक पूर्ण शब्द है और इसका वैधुर्य प्रत्यय लगा के तो कुछ नहीं बन सकता। तो इसीलिए ना ये वैधुर्य यहाँ पे गलत दे रखा है और ये होना नहीं चाहिए, और ना ही इसमें कोई यह प्रत्यय है। क्षत्रिय, क्षत्रिय में क्या है, क्षत्रिय में ईय प्रत्यय है, ना कि यह। ठीक है, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद पाथेय, पाथेय में क्या है, इस पाथेय का मूल शब्द क्या होता है, पथ होता है। और इसमें क्या जुड़ता है, इसमें ए प्रत्यय जुड़ता है। देखो आप ये मत सोचना कि इसमें ए प्रत्यय क्यों नहीं जुड़ेगा, ए होता ही नहीं है। ठीक है, प्रत्यय होता है ए, तो ए प्रत्यय जुड़ा है तो इसमें क्या हो जाएगा, पाथेय में ए। और तो इसीलिए हमारा जो है यह प्रत्यय नहीं होगा और यह नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा और यही आपकी आंसर की में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राधव वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, हरिव्यास देव, परशुराम देव, गोस्वामी हरिहितवंश और स्वामी हरिदास। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, जो कि गोस्वामी हित हरिवंश। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड मतलब कि जो आपके PYQs में पहले आया हुआ है। मैंने आपको बताया भी था कि जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उनके प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं हैं। तो हमें क्या बताना है कि छायावाद की रचनाएं कौन सी नहीं हैं, पल्लव, वाणी, परिमल, शंखध्वनि। तो देखो जो है ना छायावाद की रचनाएं कौन सी नहीं है, वाणी और शंखध्वनि, यानी बी और डी आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, ये छायावाद की रचना नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो है कौन सी, पल्लव और परिमल। पल्लव किसके द्वारा मतलब रचित है, तो ये है हमारे सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत जो है ये किसके द्वारा रचित है, ये पल्लव है, मतलब कि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा पल्लव रचित है। उसके बाद परिमल के द्वारा, परिमल जो रचना है ये किसके द्वारा रचित है, ये है हमारा निराला जी का। ठीक है, तो निराला जी द्वारा कौन सी लिखी गई है, निराला जी द्वारा हमारी ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा परिमल लिखी हुई है। अब परिमल के अलावा इन्होंने और कौन कौन सी लिखी हैं,
परिमल के अलावा इन्होंने लिखी है अनामिका, ठीक है। परिमल के द्वारा इन्होंने, परिमल के अलावा अनामिका लिखी है, गीतिका लिखी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद करके चलनी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी और डी, ठीक है। चलिए 97 पे चलते हैं। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है ना, ये सारे आपके कहाँ से लिए गए हैं? NCERT से लिए गए हैं, ठीक है। कौन सी क्लास से लिए गए हैं? 10th क्लास से लिए गए। अब आप कहोगे कि 10th क्लास में तो मैडम ऐसे है नहीं। तो देखो 10th क्लास की 9th और 10th में है ना, दो तरीके की बुक लगती है हिंदी में। एक तो लगती है क्षितिज और कृतिका, और दूसरी लगती है स्पर्श और संचयन, ठीक है। ये मतलब इस तरीके से होते हैं कि कोर्स ए और कोर्स बी, कि कई स्कूलों में कोर्स ए लगा दिया जाता है और कई स्कूलों में कोर्स बी लगा दिया जाता है, ठीक है। तो जिसमें बी लगता है उसमें स्पर्श और संचयन पढ़ाई जाती है, ठीक है। और जिसमें ए लगता है उसमें क्षितिज और कृतिका पढ़ाई जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। तो जो हमारा एग्ज़ाम है ये दोनों ही बुकों को लेकर मतलब कि दिया गया है, ठीक है। 9th और 10th में क्षितिज कृतिका भी है और स्पर्श संचयन भी है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये किस में है भाई? ये चैप्टर हमारे, देखो जो सबसे पहले है ये पर्वत प्रदेश में पावस। तो ये किस में दिया गया है? ये किस में दिया गया है? ये दिया गया है हमारा, ये दिया गया हमारा 7th क्लास की बुक में, ठीक है। 7th क्लास की बुक में मैं आपको बुक बताती हूँ। 10th मैंने आपको बताया है, तो मैं आपको चैप्टर बताऊंगी कि 10th क्लास की बुक से चैप्टर कौन सा लिया गया है। देखो पर्वत प्रदेश में पावस, ये कौन सी क्लास से लिया गया है? 7th क्लास की बुक से लिया गया है। और 7th क्लास की कौन सी है? वसंत। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद कठपुतली है, कठपुतली भी क्या है? 7th क्लास की वसंत से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये जो क्या है नाम है? आत्मत्राण। आत्मत्राण कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? ये हाँ, ये है 10th क्लास की बुक, जो कि मैंने अभी आपको बताई, स्पर्श नामक बुक है, ठीक है। तो जिसके पास नहीं है वो एक बार अपना देख सकते हैं। तो स्पर्श नामक बुक में आत्मत्राण जो है ये पार्ट है, ठीक है। और शाम एक किसान, ये भी 10th क्लास की में ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो अब हम इनको मैच करते हैं। तो जो रविंद्रनाथ ठाकुर है, ठीक है, तो उनकी कौन सी है? उनकी मतलब उन्होंने कौन सी रचना लिखी है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखी है भाई आत्मत्राण, ठीक है। उसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन्होंने कौन सी लिखी है? इन्होंने लिखी है शाम एक किसान, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत, इन्होंने कौन सी लिखी है? पर्वत प्रदेश में पावस। और भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी है? कठपुतली। तो इस प्रकार से हमारे ये मैच होंगे। तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड, 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। उक्त वाक्य किस रचना का अंश है? तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है यह सबसे कठिन नहीं, 2 है पानी की कहानी, 3 है कदम मिलाकर चलना होगा, 4 है बस की यात्रा। तो देखो ये जो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि ये भी क्या है? NCERT से लिया गया है। और ये NCERT से कहाँ से लिया गया है? आपकी 8th क्लास की NCERT से लिया गया है, ठीक है। और 8th क्लास में कौन सी बुक लगती है? 8th क्लास में बुक लगती है वसंत, ठीक है। अब देखो ये जो चैप्टर ये है ना तो वही भाई लेखक पूछा। कई बार हम क्या करते हैं, हम चैप्टर को सिर्फ ये देख लेते हैं कि चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम, उसके कवि का नाम, ऐसे पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन देखो अब है ना हमारा जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा आगे बढ़ने लगा है। और आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है कि भाई थोड़ा सा डीप में देने लगी हैं। और डीप में दिया गया है। तो देखो ये ऐसे के ऐसे ही चैप्टर में से उठा के स्टेटमेंट दे रखी है हमें, ठीक है, कि तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं, उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। तो ये स्टेटमेंट उठा के दे दी, ठीक है। तो आपको है ना जो NCERT है वो बहुत ही डीप में पढ़नी होगी, अच्छे से पढ़नी होगी, ठीक है। तो देखो
अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है पानी की कहानी। ठीक है, अब ये किसके द्वारा रचित है पानी की कहानी? ये रचित है हमारे रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी जो हैं ये पानी की कहानी के लेखक हैं। उसके बाद ये और जो ये जो है ना बाकी सारी ये भी क्या है हमारी 8th क्लास की बुक है। ये चारों ही हमारी 8th क्लास की बुक का चैप्टर है। ठीक है, वसंत का। तो देखो यह सबसे कठिन नहीं। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं, लेखिका है जया जादवानी। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने याद रखनी है। उसके बाद है कदम मिलाकर चलना होगा। इसके कौन है लेखक? अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी है बस की यात्रा। बस की यात्रा के कौन है भाई? बस की यात्रा के लेखक हैं हमारे हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई किसके हैं? बस की यात्रा के। तो हमने एक एक चीज़ के एक एक जो लेखक हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, और ये सारी वसंत की बुक से दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99। देखो, स्थापना द्वितीय युग में प्रबंध रचना की प्रवृत्ति के कारण खंड एवं महाकाव्य अधिक लिखे गए। रीजन, इसी प्रवृत्ति के कारण मिलन, पथिक, स्वपन आदि खंड काव्य लिखे गए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो, ए गलत, आर गलत, ए गलत, आर सही, ए सही, आर गलत, ए सही, आर सही। तो इनमें से कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? तो देखो ये जो है ये जो चीज़ें हैं आपकी कहाँ से ली गई हैं? द्वितीय युग से ली गई हैं। एक मिनट, द्वितीय युग से ली गई हैं। ठीक है, और द्वितीय युग कैसे? जैसे कि आदिकाल आता है सबसे पहले, तो काल विभाजन में आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, फिर आधुनिक काल है, फिर उसके बाद छायावाद है, छायावाद के बाद छायावादोत्तर है, फिर प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, और इन्हीं में ही बीच में आता है द्वितीय युग। जो छायावाद और छायावादोत्तर कहते हैं ना, द्वितीय युग और भारतेंदु युग, उन्हीं को ही कहा जाता है। ठीक है, तो वो है ना हमने क्या है, हमने प्रिपरेशन है ना बिल्कुल एंड में स्टार्ट की है, क्योंकि एक तो आपको पता है कि मेरा चैनल न्यू है, तो मैंने बिल्कुल एंड टाइम पे जो है स्टार्ट की थी। तो जिसमें मैंने आपको वो टॉपिक कराने चाहे थे कि भी जो इम्पोर्टेंट है और मेन है। ठीक है, और हाँ हमारे PYQ में आए हुए हैं, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या दे दिया, ग्रामर बहुत ही ज़्यादा कम दी है, लेकिन इन्होंने ज़्यादा क्या दे दी, NCERT से उठा के दिया है। ठीक है, तो इसीलिए एक दो क्वेश्चन फिर इन्होंने जो साहित्य है उनमें से डाला है। तो अगर आगे हम प्रिपरेशन करेंगे ना, देखो हिंदी तो हर चीज़ में चलेगी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एस्टेट में। अगर आप ये प्रॉपर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हर चीज़ में ही यूज़ होता है हमारा। ठीक है, तो अब हम आगे प्रिपरेशन करेंगे, तो फिर हम कैसे करेंगे, हम बिल्कुल डीप में एक एक चीज़ लेके चलेंगे और अभी से ही स्टार्ट करेंगे, ताकि आगे हमें प्रॉब्लम ना हो एकदम से। ओके, और जब ये होगा ना कि भाई जब वो फॉर्म निकलेंगे, तो उस टाइम पर तो हमारी रिविज़न होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम अब स्टार्ट करेंगे तो हमारा सिलेबस भी कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो है ये द्वितीय युग से लिया गया है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि ये दोनों ही कथन सत्य हैं कि द्वितीय युग ने प्रबंध रचना की प्रवृत्ति के कारण खंड काव्य एवं महाकाव्य अधिक लिखे गए। तर्क है, इसी प्रवृत्ति के कारण खंड काव्य एवं महाकाव्य अधिक लिखे गए। इसी प्रवृत्ति के कारण मिलन, पथिक, स्वपन आदि खंड काव्य लिखे गए। तो दोनों ही हमारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100। ये क्या कहता है कि नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र किस पर लिखा गया है? अब देखो ये नौबत खाने वाला है, ये भी आपका जो चैप्टर है ये भी कहाँ से लिया गया है? NCERT से। ठीक है, NCERT से लिया हुआ है। आपकी 10th क्लास की बुक है। कौन सी बुक है आपकी 10th क्लास की? क्षितिज। ठीक है, 10th क्लास की क्षितिज बुक आपकी, तो वहाँ से ये जो चैप्टर है नौबत खाने में इबादत आपसे लिया गया है। उसके बाद
जो ये नौबत खाने में इबादत है ना, तो इसके लेखक कौन है भाई? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र क्या है? इसके लेखक है। अब ये देखो, ये इन्होंने पूछा क्या है कि भाई नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र पर लिखा गया है। व्यक्ति किस चित्र किस पर लिखा गया है? जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, रविशंकर, उस्ताद शाहिद परवेज़ खां। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अब देखो ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हम हमारे चैप्टर में मिलेंगी। हमें चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमें पता चलेगा कि नौबत खाने में इबादत जो है व्यक्ति चित्र किस पर लिखा गया है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लिखा गया है। तो हमें क्या है, चीज़ें डीप में पढ़नी होंगी। बस बाहर से कुछ भी नहीं आया सारा सिलेबस के अंदर से ही है, एनसीईआरटी के अंदर से ही है, लेकिन थोड़ा डीप आया हुआ है, तो इसीलिए हम कंफ्यूज होते हैं और हमारा पेपर रह जाता है। और जिनका पेपर हो गया है भाई, बहुत ज़्यादा बधाई हो आप लोगों को, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कमेंट में ज़रूर बताना कि किन किन का हो गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों की रचनाओं को एवं रचनाओं से सुमेलित कीजिए। तो ये हमारी सूची 1, सूची 2। अब देखो एक एक पंक्तियाँ जो मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ से कौन सी ली गई है। तो देखो, जो हरिवंश राय बच्चन है और इनकी जो कविता है वो कौन सी है? अग्निपथ। तो ये कहाँ से ली गई? ये ली गई है 9th क्लास की स्पर्श बुक से। स्पर्श भाग 1 और स्पर्श भाग 2 कौन सी होती है? 10th वाली बुक होती है। तो स्पर्श से ली गई है 9th क्लास की। ठीक है, और वही एनसीईआरटी से ही है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का गीत अगीत जो है, एक कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। तो ये जो कविता है ये कौन सी क्लास में है? ये भी आपकी 9th क्लास में ही है और स्पर्श में ही है। ठीक है, 9th क्लास की स्पर्श बुक है, उसमें ही है ये गीत अगीत। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त और इनकी कौन सी कविता है? मनुष्यता। ये भी आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेंगी 10th क्लास की बुक में। ठीक है, 10th क्लास की स्पर्श बुक। ठीक है, 10th क्लास की स्पर्श बुक में ही हमें मनुष्यता वाला चैप्टर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपका है, इसके बाद एक और है भाई, हाँ यहाँ पे देखो, इसके बाद ये रहा, उसके बाद है अरुण कमल की नए इलाके में कविता है। ठीक है, तो ये भी आपको कहाँ मिलेगी? ये भी आपको 9th क्लास की कहाँ से मिलेगी? स्पर्श से ही मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद करके रखनी है। ठीक है, अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो पंक्तियाँ, गीत गाकर गीत विरह के तटीनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने की उपलों से कुछ कहती जाती है। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? देखो यहाँ पे गीत गाने की बात हो रही है और गीत अगीत किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। तो ए से हम 2 को मिला देंगे, एक ही पंक्तियाँ हमारी 2 से हो गई। ठीक है, उसके बाद चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ। अब देखो मनुष्य चल रहा है, मनुष्य कहाँ पर चलता है? पथ पे चलता है। और अश्रु स्वेद लथपथ, और लथपथ आपको ये एक तरीके से तुकांत वर्ड जो है ये दिखा हुआ है, अग्निपथ से क्या मैच हो रहा है? लथपथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो बी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी ए का 2, बी का 1। उसके बाद सी देखो, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी डहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। तो ये हमारा किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा नए इलाके में। ये किसका हो जाएगा? नए इलाके में। ठीक है, तो और जो हमारी पंक्तियां हैं कि चलो अभीष्ट मार्ग में शहर खेलते हुए, विपत्ति विघन है जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। तो ये हमारा किसका हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त मनुष्यता का। ठीक है, उसके बाद देखो, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 2 था, बी का 1 था। तो ए का 2 था और बी का 1, तो ये हमारा ए का 2 तो 1 और 2 है, तो 1 और 4 है, तो 2 और 3 गलत हो जाएगा। उसके बाद बी का 1 है, बी का 1 भी इसमें दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। ठीक है, उसके बाद सी का 4 हमारा किस में? इसमें है, और डी का 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 1 ही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नांकित पंक्तियों को संबंधित रचना से सुमेलित कीजिए। अब हमें एक भी क्या करने हैं? सुमेलित करने हैं। तो देखो ये भी आपकी है ना, ये भी आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है,
एनसीईआरटी से देखो, एक कुत्ता और एक मैना, तो ये भी आपकी किससे, ये 9th क्लास की बुक है, लेकिन 9th क्लास की कौन सी है भाई, क्षितिज है, ठीक है। वहाँ पे स्पर्श थी, और ये कहाँ से लिए गए, ये क्षितिज में से लिया गया है, ठीक है। और भाई जो एक कुत्ता और एक मैना, इसके जो कवि हैं वो कौन थे, इस कविता के कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी है, एक कुत्ता और एक मैना, तो ये आपकी 9th क्लास की क्षितिज से ली गई है। उसके बाद है भाई दो बैलों की कथा, देखो दो बैलों की कथा, तो ये कहाँ से ली गई है, दो बैलों की कथा भी आपका 9th क्लास का ही चैप्टर है, और ये मतलब क्षितिज से ही लिया गया है, ठीक है। और ये इसके जो लेखक है वो कौन थे भाई, इसके लेखक हैं प्रेमचंद, ठीक है। तो दो बैलों की कथा के लेखक कौन है, प्रेमचंद। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है, प्रेमचंद के फटे जूते। अब प्रेमचंद के फटे जूते हैं तो आप ये मत समझ जाना कि ये प्रेमचंद का ही होगा, तो ये भी आपका 9th क्लास से ही है और क्षितिज बुक से ही है, ठीक है। लेकिन ये जो है इसके जो लेखक है वो कौन है, हरिशंकर परसाई, ठीक है। तो इसके लेखक है हमारे हरिशंकर परसाई जी, ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते। उसके बाद आगे क्या है, आगे दे रखे मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन किसकी रचना है भाई, ये है हमारी महादेवी वर्मा की। तो महादेवी वर्मा की कौन सी है, मेरे बचपन के दिन, और ये भी आपकी 9th क्लास की ही है और क्षितिज से ही ली गई है, ठीक है। अब देखो, अब हम मैच करते हैं। देखिए, हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किस में होगा, कौन सी उसमें होगा, तो देखो हमारा ये होगा दो बैलों की कथा, तो ये हमारा फर्स्ट है, जो ये सेकंड में मैच हो जाएगा। उसके बाद स्थापना क्या है, स्थापना बोल रही हूँ। उसके बाद क्या है हमारा बी, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर, मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। तो ये जो है हमारा, ये किससे मैच हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा हमारा मैच 1 से, ठीक है। तो हमारा 2 किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। उसके बाद फिर सी, देखो सी क्या कहेगा कि हमारी कुल देवी दुर्गा थी, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारी किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी मेरे बचपन के दिन। उसके बाद तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। तो देखो जूते की बात हो रही है तो आप इससे भी निकाल सकते थे कि ऑप्शन नंबर जो है 3 से मैच हो जाएगा, फटे जूते, ठीक है। तो चलिए हम अब अपने ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, ठीक है। देखो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट का क्या था, फर्स्ट का हमारा 2 था, तो फर्स्ट का 2 हमारा किस में है, 3 और 4 में, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड का क्या था, सेकंड का 1 था, सेकंड का 1 किस में है, सिर्फ 2 में है, तो हमारा जो है 3 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो क्या कहा गया है कि छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है, ठीक है। उसके बाद इसका तर्क क्या दिया गया है कि उसमें कवि के निजी संवेदनानुभावों को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला। देखो क्या कहा गया, ये दोनों ही गलत हैं, दोनों ही क्या कथन गलत है कि छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है, ये भी गलत है, और उसमें कवि के निजी संवेदनानुभावों को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ए गलत, आर गलत, दोनों ही गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि भाई निराला जी की कविता का समारंभ मुक्त वर्त से होता है, किससे होता है, मुक्त वर्त से होता है। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष 1926 है और यह मुक्त वर्त में है। तर्क क्या दिया गया इस पे कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है,
और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? देखो इनमें से क्या पूछा है कि कौन सा जो है, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो ये चीज़ ठीक है कि निराला की कविता का समारंभ मुक्त वर्ष से होता है, लेकिन क्या है, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष 1926 नहीं है, 1922 है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1922 है, 1926 नहीं है। ठीक है, उसके बाद तर्क भी इनका क्या है, बिल्कुल ठीक है कि भाई मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति भी होती है, और भाई मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना, और कविता की मुक्ति है छंदों के शासन से अलग होना। ठीक है, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 1922 में क्या हुई थी, जूही की कली का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए गलत और आर सही हो जाएगा। ए गलत आर सही, ए गलत और आर सही, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भाई कारक की दृष्टि से एक विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है। एक विकल्प क्या है, अन्य तीनों से भिन्न है। तो वो कैसे भिन्न है, देखो तो भिन्न विकल्प को चुनिए। कानों सुनी बात सदैव सत्य होती है, राधा ने चाकू से सब्जियां काटी, महेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, मैं काम से जा रही हूँ। तो कौन सा हो जाएगा, देखो कानों सुनी बात सदैव सत्य होती है, तो कानों सुनी बात, देखो इसमें दे नहीं रखा, लेकिन इसका सेंस क्या बनता है कि कानों से सुनी बात सदैव सत्य होती है। ठीक है, अब देखो सेकंड ऑप्शन, देखो राधा ने चाकू से सब्जियां काटी। अब राधा ने क्या काटी, चाकू से सब्जियां काटी, तो चाकू से काटी ना, तो हमारा मेन क्या है, सब्जी काटने का चाकू से, तो चाकू से हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा करण कारक में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि महेश जयपुर से दिल्ली जा रहा था। तो देखो अब महेश जयपुर से दिल्ली जा रहा था, तो इसमें ना ये से जो है हमारा कारक नहीं है, हम इसमें कारक नहीं बना सकते इसको। क्यों, क्योंकि देखो महेश दे दिया, महेश क्या है, एक तरीके की हमारी संज्ञा हो गई, जयपुर ये भी संज्ञा हो गई, दिल्ली ये भी संज्ञा हो गई। तो ये जो है ना, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, क्योंकि ये संज्ञा में इंक्लूड किया गया, इन्होंने संज्ञा में इंक्लूड किया है, तो इसीलिए ये हमारा क्या है, कारक से अलग है। मैं काम से जा रही हूँ, तो ये भी हमारी क्या है, करण कारक में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये राइट है, और ये ऑफिशियल आंसर की में दे रखा है कि भाई महेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, क्योंकि ये इन्होंने किस में इंक्लूड कर दिया, संज्ञा में इंक्लूड कर दिया, और बाकी सारे किस में हैं, बाकी सारे कारक में हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई रचना और रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प विषम है, यानी कि अलग है। देखो कैदी और कोकिला, एक बार और मैं बता देती हूँ आपको, ये जो सारी हैं ये किसकी हैं, ये सारी हैं हमारी 9th क्लास की क्षितिज की हैं। ठीक है, ये सारे ही 9th क्लास की क्षितिज के हैं, तो आपको याद रखना है। तो देखो कैदी और कोकिला क्या है, मकलान चतुर्वेदी की है, बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, विषम पूछा है, यानी कि अलग पूछा है, या फिर गलत कह सकते हैं हम। त्रिधारा किसके, सुभद्रा कुमार चौहान के, ये भी बिल्कुल ठीक है। ईश्वर की आंख निर्मल वर्मा, ये गलत हो जाएगा हमारा, ईश्वर की आंख निर्मल वर्मा की नहीं है, ईश्वर की आंख है उदय प्रकाश जी की। ठीक है, तो ईश्वर की आंख किसकी है, उदय प्रकाश जी की है। और नीम का पेड़ राही मासूम रजा, तो ये इसकी ही है। ठीक है, तो हमारा जो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, और 3 ही विषम है, अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि प्रसाद की जी की रचना आत्मकथ्य के विषय में असंगत है। अब देखो हमें क्या पता लगाना है कि ऐसे ही, ये मत सोचना कि ये ऐसे ही कुछ भी दे देते हैं, यानी कि ऐसे ही ये किसी की भी ऐसे दे देते हैं कि भाई इसके विषय में असंगत है, तो आप ये मत सोचना। जो ये हैं प्रसाद की आत्मकथ्य जो कविता है, ये आपकी 10th क्लास में है, और 10th क्लास की किस में है, क्षितिज, 10th क्लास की क्षितिज में दी गई है आपको, जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथ्य। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने क्या असंगत है। तो देखो आत्मकथा लिखने की असहमति के तर्क से आत्मकथ्य कविता पैदा हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यह कविता पहली बार 1935 के हंस के आत्मकथ्य विशेषांक से प्रकाशित हुई, नहीं, ये चीज़ गलत हो जाएगी। यह कविता पहली बार 1935 में नहीं, 1932 में। ठीक है, 1932 में क्या हुई है, हंस के आत्मकथा विशेषांक से प्रकाशित हुई है, 1935 में नहीं हुई, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, और गलत ही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड देखो कि इस कविता में जीवन की यथार्थ एवं अभाव पक्षी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और कविता में
ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों का बिंबों का प्रयोग हुआ है, तो ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर जो है 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि 1935 की जगह यहाँ पे क्या आएगा 1932 आना चाहिए और उसी में ही प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्विकर्मक क्रिया के कथन के में संगत है, जो कि संगत है। देखो, प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म क्या होता है? प्राणीवाचक होता है। फर्स्ट फिर सेकंड ऑप्शन है कि प्रथम और द्वितीय कर्म प्राणीवाचक होते हैं, प्रथम और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होते हैं। प्रथम क्रम प्राणीवाचक होता है और द्वितीय क्रम क्या होता है? अप्राणीवाचक होता है। तो देखो हमारा कौन सा हो जाएगा? द्विकर्म क्रिया के बारे में हमें बताना है। तो देखो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 4 क्यों राइट होगा? क्योंकि इन्होंने क्या कहा है? प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है। प्राणीवाचक जैसे भाई व्यक्ति है, कोई जानवर हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे? ये हमारा प्राणीवाचक हो गया। और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक कौन सा होता है? कोई भी जैसे निर्जीव चीज़ हो गई, ठीक है, तो निर्जीव चीज़ क्या हो गई हमारी? अप्राणीवाचक हो गई। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि राम ने मोहन को पुस्तक दी। राम ने मोहन को पुस्तक दी। अब देखो जो ये क्या है हमारा? मोहन। ठीक है, मोहन क्या हो गया हमारा? मोहन हो गया प्राणीवाचक। ठीक है, मोहन हमारा प्राणीवाचक हो गया। लेकिन पुस्तक क्या हो गई? पुस्तक निर्जीव चीज़ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगी? अप्राणीवाचक। ये क्या हो गई हमारी? अप्राणीवाचक होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा कि प्रथम कर्म जो है, प्रथम कर्म क्या है? प्राणीवाचक होता है, और जो द्वितीय कर्म है वो अप्राणीवाचक होता है, और द्विकर्म क्रिया होती है। और द्विकर्म क्रिया किस में आती है? हमारी सकर्मक क्रिया में आती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 109। इसमें क्या कहा गया है कि चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता में लड़की ने चांद के घटने बढ़ने का कारण क्या बताया है? तो देखो ये आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी की है। 6th क्लास की एनसीईआरटी की जो है, तो वहाँ से आपकी ये ली गई है। ठीक है, तो देखो, और ये कौन सी बुक है भाई? बुक का नाम तो आपको पता है कि 6 to 8 तक कौन सी बुक लगती है? 6 to 8 तक लगती है वसंत, और जो हमारी 9th और 10th में क्या लगती है? क्षितिज लगती है। देखो चांद से थोड़ी सी गप्पे, इसमें है ना कविता जो चांद को देख करके क्या कारण बताती है उसके घटने बढ़ने का? तो वो है उसकी बीमारी बताती है उसको। ठीक है, क्या बताती है कि भाई चांद को कोई बीमारी हो गई है, कि भाई वो कभी तो घटता जाता है और कभी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने उसकी बीमारी बताया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई धीरंजन मालवीय के विषय में असंगत कथन है। ठीक है, तो धीरंजन अब है ना, आप ये मत सोचना कि ऐसे ही किसी भी मतलब कवि का नाम उठा के दे दिया और उनके बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है ना, ये हमारे 9th क्लास की बुक में से लिया गया है, 9th क्लास की स्पर्श बुक में से। ठीक है, और स्पर्श बुक में से लिया गया है। इनका एक चैप्टर है 9th क्लास की स्पर्श बुक में, उसका नाम क्या है कि भाई वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। ठीक है, एक बार मैं आपको लिख के बता देती हूँ। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, तो ये जो है धीरंजन मालवीय का चैप्टर है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब देखो उन्हीं के बारे में पूछ लिया इन्होंने, यानी कि जिसने उनका जीवन परिचय पढ़ा होगा ना, तो वो आराम से बता देगा। देखो ऑप्शन नंबर 1 है कि मालवीय का जन्म 9 मार्च 1952 को हुआ। ये बिल्कुल ठीक है।
मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ लिखी हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। वैज्ञानिक चेतना के वाहक लेख में उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद के जीवन संघर्ष को रेखांकित किया है। 4 है, मालवीय ने रेडियो विज्ञान पत्रिका का ज्ञान विज्ञान का संपादक किया। तो देखो हमारा जो है 1 भी बिल्कुल ठीक है, 2 भी बिल्कुल ठीक है, और जो 4 है ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन 3 है ना, जो ये बिल्कुल गलत है कि भाई वैज्ञानिक चेतना के वाहक जो कि चैप्टर है लेख में उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद के जीवन संघर्ष का रेखांकित किया है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा और गलत ही हमारा आंसर है क्योंकि इन्होंने असंगत पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई विद्यापति के संदर्भ में बताना अभी हमें विद्यापति जी जो हैं, ठीक है। ये भी अनिश्चित कथन सुनना। देखो विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगार है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को बताया गया है। तो ये किसके द्वारा है? रामचंद्र जी शुक्ल के द्वारा बताया गया है। तो हमारा ये भी ठीक है। विद्यापति की पदावली पर गीत गोविंद का स्पष्ट प्रभाव है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इनके पद पश्चिम बंगाल में नचारी के नाम से जाने जाते हैं, नहीं ये हमारा गलत हो जाएगा, गलत ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि भाई स्थापना रीति मुक्त धारा के कवियों ने किसी प्रकार की प्रतिबद्धता को स्वीकार नहीं किया, अपनी भावना का स्वच्छंद प्रकाश किया। इसका रीज़न क्या दिया है? इस धारा के कवियों की मनोवृत्ति वियोग में अधिक रमी है, जिसमें भावप्रवण हृदय की सच्ची अनुभूति का प्रकाशन है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारे दोनों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ए भी सही है और आर भी सही है। तो ए सही आर सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ए भी सही आर भी सही, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, हमें क्या बताना है कि विश्व साहित्य की अमूल्य निधि तोतो चान के विषय में असंगत बताना है। तो देखो ये जो है तोतो चान, ये भी आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया है। 7th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया है, और भाई कौन सी बुक है? वसंत बुक है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है, आप देखोगे, अपूर्व अनुभव, ठीक है। तो ये एक तरीके का संस्मरण है और ये अपूर्व अनुभव है, ठीक है। तो देखो, और ये जो तोतो चान है ये एक छोटी बच्ची है, तो उसके बारे में पूरी कहानी दी गई है। तो देखो पढ़ते हैं, क्या कहा गया है कि यह मूलतः चीनी भाषा में लिखी गई है। तो देखो हमारा एक तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो तोतो चान है ना ये चीनी भाषा में नहीं लिखी हुई, ये लिखी हुई है जापानी भाषा में, ठीक है। किस में लिखी हुई है? जापानी भाषा में। इस पुस्तक का, तो ये हमारा 1 तो हो गया गलत। इस पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है, तो ये बिल्कुल ठीक है। यह एक अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चे की कहानी है, ये भी ठीक है। उसके बाद है कि इस अनोखी स्कूल के संस्थापक कोबयाशी थे, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद क्या दिया गया है 5th में कि भाई इस पुस्तक की मूल लेखिका पूर्वा यागी कुशवाहा है, जो स्वयं इसी स्कूल की छात्र थी, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस पुस्तक की मूल लेखिका कौन है? तेत्सुको और तेत्सुको कुरियोनागी, अजीब सा नाम है लेकिन आपको वही थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तेत्सुको कुरियोनागी जो है ये किसका नाम है? ये जो पुस्तक है ना तोतो चान वाली, तो इसका नाम है। विश्व साहित्य की अमूल्य निधि भी इसको कहा जाता है। तो देखो कौन कौन सा गलत हो गया हमारा। इन्होंने गलत पूछा था कि भाई असंगत बताओ, तो एक तो फर्स्ट ही असंगत हो गया, ठीक है। एक तो फर्स्ट ही हो गया और एक 5th हो गया, दोनों ही नहीं मिलते, बाकी 3 मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और 5th नहीं मिलते, तो इनके बारे में देखो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट और 5th किस में है? फर्स्ट और 5th 2 में है, यही असंगत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा 114
इसमें क्या कहा गया है कि उपसर्ग की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। तो हमें अनुचित यानी कि गलत विकल्प चुनना है। तो देखो कौन सा हो जाएगा, पर्यक, पर्यवेक्षण और पर्यवसुक। ठीक है, उसके बाद है देखो परी प्लस अंक। ठीक है, देखो यहाँ पे अंक की बिंदी आप देख रहे होगे और ये रह के ऊपर, तो प्री प्लस अंक, अंक मूल शब्द हो गया, इसमें परी जुड़ गया, परिअंक हो गया। परिप्रशिक्षण, ठीक है, क्या होता है, परी प्लस इक्षण, तो ये भी हमारा क्या होता है, पर्यवेक्षण, इसमें भी परी जुड़ता है। उसके बाद परी प्लस उत्सुक हो जाएगा, परी प्लस उत्सुक हो जाएगा, तो हमारा परी उत्सुक हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो है हमारा बिल्कुल ठीक। उसके बाद है सेकंड उप क्या होता है, उप प्लस औपनिषदिक। ठीक है, औपचारिक, उप प्लस चारिक, उपालंब। ठीक है, तो ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद है आदित्य, अधिकारिक, अधिपत्य। अब देखो आदित्य में तो आ प्रत्यय है, लेकिन अधिकारिक में कौन सा प्रत्यय होगा, अधि होगा, अधि जमा में कारिक, और आधिपत्य में भी क्या होगा, यही होगा, अधि। तो फिर एक बात बताओ, यहाँ पे ये तीनों में है, इसीलिए ये गलत दे रखा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ना, इसमें ये गलत दे रखा है कि यहाँ पे तो देखो आ प्रत्यय, इसमें अधि होगा, इसमें अधि होगा, लेकिन यहाँ पे दे रखा है आ, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अनु में भी क्या है, अनु में भी देखो अनु प्लस इक्षक, अनु प्लस ठान। ठीक है, और ये क्या है, अन्वित, अनु प्लस इत। ठीक है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, क्योंकि ये मैच नहीं करता, बाकी सारे मैच करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिए। देखो माधुर्य, गुणशाला, मोती, हतभागी, दशा, ग्रंथ, तो कौन सा हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। देखो स्त्रीलिंग आपको पहले बोलने से ही पता चलता है। देखो स्त्रीलिंग कौन सा हो सकता है, स्त्रीलिंग हो सकता है हमारा मोती। ठीक है, मोती कैसा होगा, स्त्रीलिंग होगा। दशा कैसा होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक, तो ये दो हमारे स्त्रीलिंग हो गए, बच गए हमारे 4, माधुर्य, घुड़शाला, हस्तभागी, ग्रंथ, तो ये हमारे क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। तो 1 2 4 और 6, 1 2 4 और 6 किस में आ जाएंगे, देखो 1 2 4 5 गलत हो जाएगा, 2 3 5 4 गलत हो जाएगा, 1 3 4 5, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, और यही हमारा है। ठीक है, और 4 भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मेघ आए कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ होके आने की तुलना किससे करते हैं। आप देखो मेघ आए, ये भी आपका किससे लिया गया है, 9th क्लास की NCERT से लिया गया है, और कौन सी बुक है आपकी, क्षितिज। ठीक है, क्षितिज से लिया गया है। तो जिसने भी ये कविता पढ़ी होगी ना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके लेखक हैं। ठीक है, तो वो आराम से बता देगा कि किसकी वो है, ये पाहुन से है। ठीक है, तो क्या है, मेघों की तुलना किससे की गई है, पाहुन से की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असंगत विकल्प चयन कीजिए जो मिल नहीं रहा है। देखो उसने आम खाया, सकर्मक क्रिया, उसने क्या खाया, आम खाया, किसको खाया, आम को खाया, सकर्मक क्रिया है। ठीक है भाई, मोर नाचता है, मोर नाचता है किस लिए है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, वह, इसमें कोई कर्म नहीं है ना। देखो सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्म होता है, और अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो मोर नाचता है, तो ये इसमें कोई कर्म नहीं है, तो इसीलिए क्या है, अकर्मक क्रिया हो गई। यह है, वह दुकान से आकर क्या हो गया, वह दुकान से आकर सो गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि 2 क्रिया होती है, और एक पहले हो जाती है, उसके होते ही दूसरी क्रिया होती है। ठीक है, तो जैसे देखो वह दुकान से आकर सो गया, यानी वह दुकान से आया और आके सो गया, यानी 2 काम कर दिए, तो ये क्या होगी, पूर्वकालिक है। पहले आया, आके सो गया, और सो के पहले आया, आने की एक काम किया, और फिर सो गया और दूसरा काम किया, तो 2 क्रिया हो गई। ठीक है, माता जी प्रतिदिन मंदिर जाया करती है, तो देखो प्रेरणार्थक क्रिया, ये गलत हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, जो खुद काम न करके दूसरों से करवाया जाए, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने क्या कहा है, माता जी प्रतिदिन मंदिर जाया करती है, तो जो इसमें करता है वो खुद ही काम कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, और गलत ही इन्होंने पूछा है, असंगत। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 180।
देखो क्या कहा गया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी के संग्रह का सही अनुक्रम। तो हमें क्या बताना है, ये कहानी जो दी गई है ना, इनका प्रकाशन वर्ष बताना है। देखो सारी एक सी कहानी है। देखो सबसे पहले क्या आई, और है ना ये सारी कहानियाँ जो हैं, जैसे शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी खाकी, कफन पूस की रात, बूढ़ी खाकी, शतरंज के खिलाड़ी पूस, ये सारी किसकी हैं, हमारे प्रेमचंद जी की हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, प्रेमचंद जी की हैं ये सारी कहानियाँ, यानी कि उपन्यास। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कौन सी आई थी, 1921 में। 1921 में आई थी बूढ़ी काकी। तो बूढ़ी काकी किस में आई थी, 1921 में। तो कहाँ पे है बूढ़ी काकी भाई, देखो दो में है, किस किस में है, एक तो है इसमें और एक है 4 में, 2 और 4 में है। तो 3 और 1 तो हमारा ऐसे ही कट गया। 1921 में क्या आई, बूढ़ी काकी आई। उसके बाद फिर क्या आया था 1924 में। 1924 में शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी किस में है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बूढ़ी काकी कब आई, 1921 में आई। शतरंज के खिलाड़ी कब आई, 1924 में आई। पूस की रात कब आई थी भाई, 1930 में आई थी। ठीक है, और उसके बाद कफन जो है 1936 में प्रकाशित हुई थी। तो ये इनके कर्म है, और कर्म से लगाने के बाद हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से असंगत चुनिए, तो जो संगत नहीं है। देखो अलंकार संज्ञा के शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से अलंकारिक विशेषण की रचना हुई है। ठीक है, अलंकार है, अलंकार में इक प्रत्यय जुड़ गया, अलंकारिक बन गया, और ये जुड़ने से विशेषण शब्द बना। ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है, समकाल संज्ञा शब्द में इन प्रत्यय जुड़ने से समकालीन विशेषण की रचना हुई है। यानी समकाल में क्या जुड़ गया, समकाल में इन जुड़ गया तो समकालीन बन गया, तो ये क्या हो गई, विशेषण शब्द हो गया। ठीक है, तो इन्होंने ये कह रखा है, लेकिन क्या होगा, इन प्रत्यय नहीं जुड़ता। ठीक है, समकालीन में इन प्रत्यय जुड़ने से, अब इन है, देखो ये इन कैसा है, छोटा ई है, छोटा ई में ली फिर इस साइड आता। ठीक है, छोटा ई दे रखा है ना, तो देखो जो समकालीन है, अगर छोटा ई होता, इन होता छोटा इन, तो समकालीन में ऐसे ही आता। ठीक है, समकालीन, लेकिन इन्होंने ऐसे दे रखा है, तो यहाँ पे प्रत्यय कौन सा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये वाला इन आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला इन आना चाहिए, तो इसमें दे नहीं रखा, तो हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, हमारा आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और असंगत इन्होंने पूछा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है 120 कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन संबंधिनी अशुद्धि है। वचन से संबंधित, देखो मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करता है। विद्वान व्यक्ति को अनेकों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, प्रवीण के तेवर आजकल बदल रही हैं। तो देखो अनेकों भाषाओं, अनेक जो है ना, अनेक खुद में ही क्या है, अब एक बहुवचन है, यानी एक का बहुवचन क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने अनेक का भी क्या दे दिया, अनेकों दे दिया, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है 121, देखो निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थों से सुमेलित कीजिए। एक मिनट थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, जिससे आपको 4 ऑप्शन दिखाई दें। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थों से सुमेलित कीजिए। देखो इंदु, इंदुर, करिश, करिश, चूहा, चंद्रमा, गजराज, सूखा गोबर। देखो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें ना एक ऐसा मतलब ऑप्शन पकड़ लेना होता है जिससे हमें ये पता चल जाए कि भाई कौन सा होगा। ठीक है, जैसे आप 1 ही देख लो, इंदु, इंदु को क्या कहा जाता है, चंद्रमा कहा जाता है। ठीक है, तो इंदु को चंद्रमा से मैच कर देते हैं, इंदु को चंद्रमा से मैच कर देते हैं। देखो तो ए का 2 हो गया, ए का 2 किस में है, 1 में है और 2 में है, तो 3 और 4 हमारे ऐसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब ए का 2, अब हमारा जो क्वेश्चन है ना वो राइट होने के 50% चांस हो जाते हैं, ऐसे करके जो हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, तो देखो उसके बाद जो हमारा इंदुर, इंदुर किसको कहा जाता है, इंदुर कहा जाता है हमारे चूहे को। करिश किसको कहा जाता है, करिश कहा जाता है सूखे गोबर को, और करिश किसको कहा जाता है, गजराज को। ये 2 करिश हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा ए का 2 किस में है, ए का 2 दोनों में ही है। फिर है हमारा बी का 1, बी का 1 भी वही दोनों में ही है। उसके बाद सी का 4, सी का 4 किस में है, 1 में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, 1 राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अव्ययी भाव समास के उदाहरण नहीं हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरण नहीं है। प्रतिदिन आ जानूं, प्रत्याशा निर्विवाद, सुदर्शन अयोग्य, आजीवन अनुदान। देखो मैंने आपको क्या बता रखा है अव्ययी भाव समास में कि भैया ना पहला पद क्या होना चाहिए, पहला पद आपका उपसर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो देखो प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, आ जानू में आ उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है, निर्विवाद में नि उपसर्ग है। ठीक है, निर उपसर्ग है। ठीक है, कैसे वाला निर, ऐसे वाला। एक मिनट भाई, देखो जो प्रतिदिन में है हमारा कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। आ जानू में आ उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्याशा में क्या उपसर्ग है हमारा, प्रति उपसर्ग है। निर्विवाद में क्या है, निर उपसर्ग है, निर। ठीक है, हलंत लगा दिया है जिसका आपके रे जो है आधा है। ठीक है, उसके बाद आजीवन, आजीवन में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, और अनुदान में अनु उपसर्ग है। ठीक है, तो ये आप कहोगे कि मैम ये तीनों तो ठीक है। ठीक है, लेकिन आप कहोगे कि मैम ये इसमें भी तो है उपसर्ग, इसमें आप सु उपसर्ग बताओगे, उसमें ए उपसर्ग बताओगे, ये भी तो उपसर्ग है। देखो आपकी बात सही है, ये उपसर्ग है, लेकिन क्या कहा गया है कि भाई ये ना, ये दोनों उपसर्ग लगने के बाद किसका काम कर रहे हैं, विशेषण का काम कर रहे हैं। ये दोनों उपसर्ग लगने के बाद, ठीक है, विशेषण का काम कर रहे हैं। तो विशेषण का काम कर रहे हैं तो देखो कैसे, सु का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा होना, सु का मतलब अच्छा। उसके बाद ए का मतलब क्या होता है, जो योग्य ना हो, मतलब कि ए के आगे इन्होंने योग्य लगा दिया, तो ए का मतलब ना होना। ठीक है, यानी योग्य ना हो। तो ए योग्य क्या होता है, जो योग्य ना हो। और सुदर्शन क्या होता है, सुंदर दर्शन, अच्छे दर्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि भाई ये सु आगे लग के और ये किस चीज़ का काम कर रहे हैं, ए आगे लग के किस चीज़ का काम कर रहा है, ये विशेषण का काम कर रहे हैं। और विशेषण का काम करने वाले कभी भी क्या नहीं होते, हमारे अव्ययी भाव समास में नहीं आते। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। देखिए नौबत खाने में इबादत, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये नौबत खाने में इबादत कौन सी आपकी 10th क्लास से है, और इसका जो लेखक का नाम भी मैंने आपको बताया था, यतीन्द्र मिश्र। तो फर्स्ट जो है यतीन्द्र मिश्र जो है यही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जो यतीन्द्र मिश्र, यानी ए का ए से मैच हो जाएगा। कुर्तकों का खंडन, कुर्तकों का खंडन कहाँ से लिया गया है, ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, 10th क्लास की बुक से लिया गया, क्षितिज से। ठीक है, ये भी क्षितिज से है और ये भी क्षितिज से है। तो ये क्या हो जाएगा, जो कुर्तकों का खंडन है ये किससे मैच हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी से। उसके बाद है एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, यह किसके द्वारा है भाई, ये किसके द्वारा लिखी गई है, मनु भंडारी के द्वारा लिखी गई है। ये सारे ही आपके किससे हैं भाई, ये सारे आपके 10th क्लास की क्षितिज बुक से हैं, NCERT की। ठीक है, उसके बाद मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, देखो अभी आप एक चीज़ देखो कि ये जो है ना, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि मानवीय करुणा की चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, मैच करवा दिया। लेकिन जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था, जो हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, एक बार मैं आपको लेके चलती हूँ उस क्वेश्चन पे। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने किया था, जो कि कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, 92 होगा शायद वो। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ वो क्वेश्चन। देखिए यही है ना, यही है कि भाई यहाँ पे मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किस पर लिखा गया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ऑप्शन में है, लेकिन इन्होंने आंसर क्या दे दिया, फादर कामिल बुल्के दिया अपनी आंसर की में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन है तो यही राइट होगा NCERT के अकॉर्डिंग। लेकिन इसी पेपर में इन्होंने क्या दे दिया, कौन सा क्वेश्चन था हमारा आगे, 123 था शायद। तो देखो 123, ये देखो इसमें क्या दे दिया, अब ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक इन्होंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दे दिया, तो इनकी भी मिस्टेक है। तो आप उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इन्हीं एक ही पेपर में डबल चीज़ें दे रखी हैं, जो कि ये खुद भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन से हो जाएंगे भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो 1, ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि तस्लीम शब्द का अर्थ क्या होता है। तस्लीम शब्द का अर्थ देखो, स्वच्छता, सम्मान से, स्वर्ग में एक नदी, बंटवारा। तो इसका अर्थ होता है सम्मान से, यानी कि स्वीकार करना, सम्मान करना, किसी का आदर करना। ठीक है, तो तस्लीम शब्द का अर्थ सम्मान में। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहा गया है, एक मिनट देखो कि भाई स्थापना हमारे साहित्य ने इतिहास की बहुत बड़ी रक्षा की है। ठीक है, चारणों के, रासों और ख्यातों ने तथा राजाओं द्वारा सम्मानित राज कवियों के ऐतिहासिक काव्यों ने साहित्य के सौंदर्य के साथ इतिहास की सामग्री भी संचित रखी है। तो ये क्या है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये पंक्तियाँ। सुदन का सुजान चरित्र और पद्माकर के हिम्मत बहादुर वीरुदावली एवं जगत सिंह वीरदावली और ग्रंथ इतिहास की अनेक घटनाओं पर यथेष्ट प्रकाश डालते हैं। तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही और आर भी सही, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि भाई निम्नलिखित संस्मरण और रेखा चित्रों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। तो देखो ये भी हमारे किससे हो जाएंगी। एक चीज़ और, इसमें भी क्या दे दिया आपको, ये जो लेखक है ना, ये लेखक हमारी जो बुक्स हैं 6 to 10 की उनमें से आए हुए हैं। लेकिन उन लेखकों के अंदर उनकी जो जीवनियाँ जो पढ़ते हैं ना, जो जीवन परीक्षा पढ़ते हैं, उनके अंदर उनकी जो प्रमुख रचनाएं होती हैं उनमें ये रचनाएं दी गई होती हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचें कि रचनाएं कहाँ से आ गई या फिर ये लेखक का ऐसे ही नाम दे दिया इन्होंने मन से उठा के, नहीं, जो आपकी NCERT के अकॉर्डिंग है ना वही दिया गया है। तो जिन्होंने इनके जीवन परीक्षा अच्छे से पढ़े होंगे ना, तो उनको ये सारी पता लग जाएंगी। तो देखो हमारा जो क्या है कि भाई रेखाएं बोल उठी, ये किसकी है, रेखाएं बोल उठी ये किसकी है, ये हमारे हैं देवेंद्र सत्यार्थी की। तो रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की। उसके बाद है जाने अनजाने, जाने अनजाने किसकी है, ये है हमारे विष्णु प्रभाकर जी की। उसके बाद है माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें किसकी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी की। और समय के पाँव किसकी हो गई है, हमारी माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ए का 3 बी का 4। ये देखो कहाँ पे है, ए का 3 बी का 4 किस में है, ए का 3 इसमें है। ठीक है, तो ये 2 में है और 3 में है, और बी का 4 भी 2 में है और 3 में है। फिर हमारा सी का क्या था, सी का भी 2 था, सी का 2 किस में, इसमें है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि भाई अलक उपल कर्मशः किसके पर्यायवाची हैं, अलक और उपल ये किसके पर्यायवाची, हमें ये देखना है। देखो पर्वत कपड़ा नहीं, ठीक है, केश और पाषाण ये क्या हैं, ये हमारे इनके पर्यायवाची हैं, केश और पाषाण के क्या अलग हो जाता है केश और पाषाण हो जाता है उपल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या दिया गया है कि भाई सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ भी सुमेलित करने के हमें ज़्यादा दे दिए गए हैं आपकी बार। ठीक है, और ये भी किससे हैं, आपकी क्लास से ही मिलेंगे। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त, अभी ये नाथुराम शर्मा शंकर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचरित उपाध्याय, तो ये किससे मैच हो रहे हैं, इनकी रचनाएं देखो। जो हमारा ए है, ए किससे मैच होगा भाई, ए होगा हमारा करजाना, यानी बाल मुकुंद गुप्त की कौन सी है, करजनाना है। उसके बाद है नाथुराम शर्मा शंकर, नाथुराम शर्मा शंकर की कौन सी हो जाएगी भाई, गर्भरंडास रहस्य। ठीक है, तो ये हमारी नाथुराम शर्मा शंकर की हो जाएगी। उसके बाद है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगी हमारी सर्गो नरक ठिकाना नहीं, तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगी। और उसके बाद है रामचरित उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय की क्या हो जाएगी, विचित्र विवाह। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए मैच करके देख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखो हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी हिंदी के मुसलमान कवि, हिंदी के मुसलमान कवि कविता कौमुदी। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य और संवेदना कविता, कविता कौमुदी, हिंदी साहित्य विमर्श को, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी के मुसलमान कवि। तो इनमें से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इन्होंने क्या पूछा है कि रचना काल की दृष्टि से आलोचनात्मक कृतियाँ बतानी हैं हमें। ठीक है, और उनका क्रम बताना है। तो देखो
सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले होती है हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला जो है 1909 से 1914 तक चली थी, ठीक है, इनका प्रकाशन वर्ष। उसके बाद है हमारी कौन सी आ जाती है, कविता कौमुदी। कविता कौमुदी आ जाती है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1925 है, 1925 है। और भाई ये किसके द्वारा लिखित है, ये है हमारे राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है कौन सी, कविता कौमुदी, ठीक है। रतनमाला कौमुदी किसके द्वारा रचित है, रतनमाला है श्याम सुंदर दास के द्वारा, श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास के द्वारा कौन सी है, कवि हिंदी कोविद रत्नमाला रचित है। और कविता कौमुदी किसके द्वारा रचित है, राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। जो हिंदी कोविद है ये किस में है, 1909 से लेकर 1914, इसमें से कुछ भी आ जाए तो आप लगा सकते हैं। और भाई और जो कविता कौमुदी है ये 1925 में है, ठीक है। तो ये हमारी 1925 में हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका कब हुई थी भाई, ये हुई थी 1940 का इसका प्रकाशन है, 1940। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा हिंदी साहित्य की भूमिका थी। उसके बाद आता है हमारा हिंदी साहित्य की संवेदना और विकास। ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये कब लिखी गई है, ये 1965 में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कौन सी लिखे गए, हिंदी साहित्य की संवेदना और विकास। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, थर्ड राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया था। देखो एक क्वेश्चन तो आया भाई, ठीक है। तो वह आदिकाल को मैंने आपको बता रखे हैं कि आदिकाल को किस किस कवि ने क्या क्या नाम दिए हैं, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। राहुल सांस्कृतिक ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम दिया है। उसके बाद जो राम कुमार वर्मा है इन्होंने क्या नाम दिया था भाई, चारण काल, ठीक है। तो इनका क्या नाम था, चारण काल दिया था इन्होंने। विश्वनाथ प्रसाद जी ने क्या नाम दिया था, वीर काल दिया था, ठीक है, आदिकाल को। और मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया था, प्रारंभिक काल दिया था, ठीक है। आरंभिक काल भी कह सकते हैं और प्रारंभिक काल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। राहुल सांस्कृतिक जी ने सिद्ध सामंत युग नाम दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प गुण स्वर संधि का शब्दों का संकुल नहीं है। गुण स्वर संधि, देखो स्वरोदय गुण स्वर संधि में मैंने आपको क्या बताया है, एक तो ओ की मात्रा, एक की मात्रा आएगी और एक आएगी ओ की मात्रा। और एक और चीज़ आती है जो री से ऋषि का होता है ना, री से ऋषि में अर की साउंड आती है बोलने में। तो ये भी किसके है, ऋषि की मात्रा आती है और बोलने में अर आती है। जैसे ये देवर्षि है, ठीक है, तो अर आ रहा है, महर्षि है, वसंत ऋतु है, तो इसमें ऋतु आ रही है ना। तो इस तरीके से ये हमारी गुण संधि हो जाएगी। तो देखो हमारा 3 तो है गुण संधि का, इन्होंने कहा है गुण संधि नहीं है, 3 गुण संधि का है, ठीक है। मरणोपरांत में देखो ओ की मात्रा, ठीक है। प्रेषित में ये ऋषि वाली मात्रा आ रही है, ठीक है। और महेश्वर में ए की मात्रा, ये वाली मात्रा, ठीक है। तो ये गुण संधि का ये भी है। फिर उसके बाद है स्वरोदय विरोचित चरमोत्कर्ष, देखो ओ की मात्रा पूर्णोदय, तो ये भी हमारी गुण स्वर संधि है। लेकिन ये जो है इसमें डबल ओ की मात्रा आ रही है, देखो ये एक है, लेकिन डबल ओ की मात्रा जो है ये कौन सी है हमारी, ये किस में आती है, डबल ओ की मात्रा भाई किस में आती है, ये हमारी आती है वृद्धि संधि में, ठीक है, वृद्धि संधि। अब ये आगे के जिसमें मात्रा है नहीं डबल, ये तो है वृद्धि संधि में, लेकिन जो पीछे की है ये कौन सी है, इसमें आधा वर्ण आ रहा है, ये पीछे के 2 किस में है, यण संधि में है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई बाल कृष्ण भट्ट के विषय में असंगत बताना है हमें, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट के विषय में असंगत कौन सा है। बाल कृष्ण भट्ट निबंधकार, समीक्षक व नाटककार थे। बाल कृष्ण भट्ट जो है उन्होंने दैनिक जीवन की घटनाओं पर, नए फैशन पर अनेक कविताएं लिखी, ठीक है। उसके बाद है
भट्ट जी ने बांग्ला नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है, फिर है कि भाई जैसा काम वैसा परिणाम और आचार विनम्बन उनके उल्लेखनीय प्रहसन है। ईश्वर भी क्या ठठोल है उनकी महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है, तो देखो इनमें से इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि भाई असंगत बताना है, इन 5 ऑप्शन में से असंगत है जो। ठीक है, तो देखो एक तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो है ठीक, जो 2 है ना ये असंगत है कि भट्ट जी ने दैनिक जीवन की घटनाओं पर नए फैशन पर अनेक कविताएं नहीं लिखी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। और उसके बाद है ऑप्शन नंबर 5, ईश्वर जी भी क्या ठठोल है उनकी महत्वपूर्ण कहानी। ये ईश्वर जी भी क्या ठठोल है ना, ये महत्वपूर्ण कहानी बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ये है विश्वंभर नाथ कौशिक। ठीक है, तो ये विश्वंभरनाथ कौशिक जी की है, सॉरी ना विश्वंभरनाथ शर्मा भी लगेगा भाई इनके नाम के पीछे, शर्मा कौशिक। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि भाई ये इनकी रचना है। तो हमारा जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड और फिफ्थ किस में आ रहा है, फर्स्ट में नहीं आ रहा, सेकंड और फिफ्थ आ रहा ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा 2 राइट हो जाएगा, 3 भी नहीं 4 भी नहीं, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो क्या कहा गया है 133 में कि निम्नांकित साहित्यिक रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेघना का निर्णय, ये किसकी है, चल खुसरो घर अपने। ये देखो ये जो हैं आपके ये सारे राही मासूम रज़ा, मिथिलेश्वर और ये क्या कहते हैं गुरदयाल सिंह, और नीचे है आपका ये सारे कवि जो हैं ये आपके 10th क्लास की बुक में और संचयन की बुक है, मैंने आपको बताई थी स्पर्श और संचयन 2 बुक्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी संचयन की बुक मिलेगी, उसमें आपको ये सारे कवि मिलेंगे और इन्होंने अपनी अपनी कविताएं लिखी हैं। लेकिन ये सारी इनकी कविताओं के नाम नहीं है जो इन्होंने लिखी हैं 10th क्लास की बुक में, ये सारी इन्हीं की रचनाएं हैं। लेकिन ये वे रचनाएं हैं जो इनके जो जीवन परीक्षा पढ़ती है ना तो उनके अंदर पाई जाती हैं, कि भाई उनकी प्रमुख रचनाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा मेघना का निर्णय, चल खुसरो घर और अपने, तो ये किसकी है, ये है हमारे मिथिलेश्वर जी की। ठीक है, 5वां पहर सब देश पर आया, तो ये किसकी है, ये है हमारे गुरुदयाल सिंह जी की। ठीक है, आधा गांव छोटे आदमी की बड़ी, आधा गांव और छोटे आदमी की बड़ी कहानी। ठीक है, छोटे आदमी की बड़ी कहानी, तो ये किससे मैच हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 से, राही मासूम रज़ा की। और फिर सेवाग्राम की डायरी और सन 42 की संस्मरण, ये किसकी है, श्री राम शर्मा की। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा मैच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा देखो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्न में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इस विषय में हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, आप यहाँ आइए, जिसे भी देखती हूँ वही व्यस्त है, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो कि निश्चित नहीं होते। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें 2 चीज़ याद रखना, एक तो कोई आ जाता है और एक आ जाता है कुछ। ठीक है, तो अगर आपको ये 2 वर्ड जिस भी वाक्य में दिख जाएं तो वो हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे, ये व्यक्ति और वस्तु के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो कोई कुछ किस में आया हुआ है, देखो आप यहाँ ये इसमें भी नहीं आया हो, जिसे भी देखती हूँ वही व्यस्त है, नहीं आया हुआ, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, नहीं निजवाचक में आ जाएगा। इस विषय में हम किसी से कुछ नहीं, देखो किसी या कोई और कुछ, तो ये हो सकता, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस शब्द में अप्रत्यय भाववाचक रूप में प्रयुक्त हुआ है, भाववाचक रूप है अप्रत्यय का, तो देखो राघव नहीं, ठीक है, पांडव नहीं, मानव नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 राइट हो जाएगा, लाघव, यानी लघु से क्या बनाया इन्होंने, लाघव बनाया। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बना दी है। अब देखो गोबर गणेश संहिता के निबंधकार कौन है, गोबर गणेश संहिता, तो कौन है भाई, सरदार पूर्ण सिंह नहीं, बाल मुकुंद गुप्त नहीं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये गोबर गणेश संहिता किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि भाई हमें इसमें से क्या करना है, हमें इसमें से सुमेलित करना है। तो देखो महंत पुलिस इंचार्ज। अब देखो ये जो है ये आपकी कहाँ से 10th क्लास की संचयन पुस्तक है, ठीक है। तो जैसे हमारी जो क्षितिज और कीर्तिका होती है ना, तो जो कीर्तिका होगी वैसे ही स्पर्श और संचयन होती है, तो ये संचयन बुक से लिए गए हैं, ठीक है। तो देखो महंत पुलिस इंचार्ज ये चैप्टर के अंदर से लिए गए हैं, ठीक है, कि भाई जो चैप्टर है वो किसके बारे में है। तो जैसे हमारा जो महंत पुलिस इंचार्ज ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे हरिहर काका के, ठीक है, हरिहर काका के हो जाएंगे। उसके बाद है मास्टर प्रीतम चंद हेड मास्टर, ठीक है, तो ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे सपनों के से दिन, ठीक है, इसी के ही हो जाएंगे, यानी बी का 2 हो जाएगा। उसके बाद है राम दुलारी सैयद जरगाम मुर्तुजा, तो ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 जो कि है टोपी शुक्ला। और अमीरुद्दीन शमशुद्दीन ये किसके हो जाएंगे, नौबत खाने के, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ए का 3 बी का 2। तो देखते हैं 2 से ही हमें ज़्यादातर पता रहता है, ए का 3 बी का 2, ए का 3 इसमें है और बी का 2 भी इसमें और इसमें है, तो हमारा 2 और 4 तो गलत हो गया। सी का क्या बताया था मैंने, सी क्या बताया था 1, सी का 1 किस में है भाई 3 में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित शब्दों में से सही संधि युक्त, क्या बताना है, सही संधि युक्त शब्द वाला विकल्प कौन सा है। तो देखो भ्रातृोपकार, गत्यावरोध, अभिप्सा और गुरोपदेश। फिर है नमस्कार, लघुत्तर, गुरुवोदय, विश्वामित्र, उत्तेजक, अधोपतन, नंदाम्बु, रविंद्र और वारिश, तेजमय, चिदकार और नवरात्रि। तो कौन सा हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि है नमस्कार, लघुत्तर, गुरुवोदय, विश्वामित्र। ये सही संधि युक्त कैसे है कि देखो ये जो ऑप्शन है हमारा 2, इसमें नमस्कार जो है ये कैसे आता है, नमः प्लस कार, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी संधि आ जाती है, विसर्ग संधि आ जाती है। तो इस प्रकार से हमें ये देखने की कौन कौन सी संधि है। तो देखो नमस्कार में कौन सी संधि है, हमारी विसर्ग संधि है, ठीक है। उसके बाद लघुत्तर में कौन सी संधि आ जाएगी, हमारी दीर्घ संधि, लघुत्तर में दीर्घ संधि आ जाती है। फिर है गुरुवोदय में कौन सी संधि, हमारी गुण संधि, ठीक है। देखो अब आप कहोगे कि मैडम ये 2 मात्राएं हैं, इसमें गुण संधि कैसे आएगी, लेकिन इसमें अर की भी तो है, अर भी तो है इसके अंदर, ठीक है, ऋ से ऋषि वाला, ठीक है। तो इसीलिए हमारी ये कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। उसके बाद है विश्वामित्र में कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, यही राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई आदिकाल की प्रवृत्तियों के विषय में संगत कथन है, इसमें से हमें ये बताना है कि संगत कथन कौन सा है। देखो रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार जैन कवि अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते हैं जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। नाथ परंपरा के जलेंद्रनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ हैं। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव का गोरखनाथ की शिष्य परंपरा से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद देखो जैन काव्य ग्रंथों की 2 चौपाइयों की परंपरा आगे सूफियों की प्रेम कहानी तुलसी के रामचरितमानस तथा छत्र प्रकाश ब्रज विलास आदि रचनाओं में पाई जाती है। तो देखो उन्होंने कहा है कि हमें संगत बताना है, गलत नहीं बताना, अब की बार हमें सही बताना है। तो देखो ये क्या कहा गया है, इन्होंने है ना ये सारी बातें किसके बारे में, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, यानी कि ये सारी बातें ये जैन के बारे में हो रही है। देखो रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार जैन कवि अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते हैं जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। तो देखो ये जो है ना हमारे, ये किसके हैं, ये बात आ गई हमारी भक्ति काल की जैन कवि, और ये किस में है, आदिकाल की है। तो ये हमारा नहीं होगा, वैसे तो ठीक है ये जो इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन ये आदिकाल के अकॉर्डिंग नहीं है। नाथ परंपरा के जलेंद्रनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ माने जाते हैं, ठीक है। ये भी आपका ठीक है कि भाई नाथ परंपरा के वो क्या माने जाते हैं, जो जलेंद्रनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ माने जाते हैं, लेकिन ये सभी प्रवृत्ति किसकी हैं, जैन कवियों में नहीं दिखाई देती, ये उसमें नाथ परंपरा की कवियों में दिखाई देती है, ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव का गोरखनाथ की शिष्य परंपरा
परंपरा से कोई संबंध नहीं है। तो देखो इन्होंने क्या कहा, कोई संबंध नहीं है, लेकिन होता क्या है कि कोई सीधा संबंध नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है। और ये जो 4 है इसको देखो, जैन काव्य ग्रंथों की 2 चौपाई जो हैं, 2 चौपाई परंपरा आगे सूफियों में भी जो मिलती हैं, 2 चौपाई जो हैं परंपरा के आगे सूफियों में भी मिलती है, सूफियों की प्रेम कहानियों में मिलती है। तुलसीदास के रामचरितमानस में भी 2 चौपाइयों का प्रयोग होता है, और छत्र प्रकाश और ब्रजविलास में भी क्या है 2 चौपाई जो हैं पाई जाती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है कि भाई समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, यानी कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखो लोकप्रिय, अधिकरण पुरुष यानी लोक में प्रिय, तो में और पर किस में आती है, अधिकरण तत्पुरुष में, ठीक हो जाएगा। कदनन क्रमधार्य, ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद है अनुतीर्ण अव्ययीभाव समास। अनुतीर्ण में क्या है, अनु क्या है, उपसर्ग है, आगे आ गया। ठीक है, अव्यय वर्ड है आगे, तो हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखो, अव्ययी भाव समास इसमें नहीं होगा, अनुतीर्ण। अब अनु तो आ गया, लेकिन अनु के बाद तीर्ण कोई शब्द है क्या। ठीक है, तीर्ण जो है कि इसका कोई मतलब है नहीं है, पीछे क्या शब्द होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, तो उसमें इसका कोई अर्थ नहीं है, तीर्ण का अर्थ किसका होता, उत्तीर्ण होता। ठीक है, उत्तीर्ण का अर्थ होता, लेकिन यहाँ पे तीर्ण आ गया। अगर अनु शब्द इन्होंने आगे जोड़ दिया तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही क्या है, यही राइट हो जाएगा। और राइट मतलब गलत, और यही उन्होंने पूछा है। ठीक है, फूलों की वाड़ी, फूलवाड़ी क्या, तो फूलों की वाड़ी तो काके की संबंध उसमें आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि प्रकाशन के क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम बताना है। जागरण माधुरी, विशाल भारत माधुरी, जागरण साहित्य संदेश, माधुरी विशाल भारत जागरण साहित्य संदेश, माधुरी जागरण साहित्य संदेश, विशाल भारत। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखो सबसे पहले जो है हमारा, सबसे पहले आती है 1922 में माधुरी। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी विशाल भारत आती है 1928 में। ठीक है, उसके बाद जागरण आता है 1942 में। ठीक है, और इसके बाद आते हैं साहित्य संदेश, आती है 1965 में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि भाई सबसे पहले माधुरी आती है, माधुरी के बाद जागरण आता है, जागरण इसमें है। उसके बाद फिर आता है हमारा क्या आता है, सॉरी जागरण नहीं आता, जागरण तो सबसे पहले हमारी माधुरी आती है। माधुरी किस में है कि भाई 3rd में और 4th में है, तो 1st और 2nd गया। उसके बाद क्या आता है हमारा विशाल भारत आता है, तो विशाल भारत कब आता है 1928 में, तो विशाल भारत किस में है, इसमें है 3rd में, तो 4th गया। उसके बाद जागरण आता है 1942 में, उसके बाद साहित्य संदेश आता है 1965 में। तो आप लोगों ने ये याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द विषय के असंगत विकल्प चुनिए। तो हमें असंगत बताना है। तो देखो नाटक के आरंभ में की जाने वाली स्तुति क्या होती है, नाम दी होती है, बिल्कुल ठीक है। जो दोनों में सम्मिलित हो उभयनिष्ठ, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो क्रोध का अधिकारी हो, काकपाली नहीं होता, जो क्रोध का अधिकारी हो वो क्या होता है भाई, अपमानजनक हो व्यक्ति तो होता है उस व्यक्ति का। ठीक है, क्रोध का अधिकारी होता है। अब काकपाली का मतलब क्या होता है, कोयल कह सकते हैं हम। ठीक है, कोयल को हम काकपाली कह सकते हैं, या फिर जिसकी मधुर आवाज़ हो। ठीक है, मधुर आवाज़ वाले को भी हम क्या कह सकते हैं, काकपाली कह सकते हैं। ठीक है, और रात का मध्य भाग निश्चित होता है, ये तो बिल्कुल ठीक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कबीर आदि संतों की नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकड़ी भाषा भी। उक्त कथन किस साहित्यकार का है, देखो सदुकड़ी भाषा की बात होगी, कबीर की साखी बाणी और साखी शब्द रामायण ये भी होती ना, तो इनकी बात होगी। तो ये किसकी हो सकती हैं, ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हो सकती हैं, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भिक्षु के पत्र यदि बाबा ना होते, बहानेबाजी आदि पुस्तकों के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स इनका है ना हमें जीवन परिचय पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जीवन परिचय में उनकी मेन चीज़ क्या है, उनकी प्रमुख रचनाएं, तो वो उनमें ही आपको ये जो सारी रचनाएं हैं ये मिलेंगी। ठीक है, तो देखो
कौन है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर है, भंदत आनंद, कौशल्यानंद है, यशपाल है, स्वयं प्रकाश है। तो इनमें से हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा 2, जो कि है भंदत आनंद कौशल्यानंद। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, किस विकल्प में असंगत विलोमार्थी प्रयुक्त हुआ है? असंगत विलोमार्थी। ठीक है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आहुति, अनाहुति, विहित, निषिद्ध, वैमनस्य, सोमनस्य। तो देखो इसमें हमारा कौन सा, इसमें ना मुझे डाउट है भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो आप ये डाउट क्लियर करिएगा अगर आपको समझ में आया है तो, क्योंकि मुझे ये सारे ही ठीक लगते हैं इनके विलोम। ठीक है, लेकिन जो आपकी ऑफिशियल आंसर क्या है उसमें ये सेकंड नंबर का ऑप्शन दे रखा है आपको। ठीक है, तो ये आपने खुद देखना है कि भाई ये इसमें राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, चलिए वैसे अगर आप, मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, आहुति का अनाहुति। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानकीकृत देवनागरी लिपि व वृत्तनी के अनुसार अमानक रूप है, तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा स्थाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 147। ये क्या है? इसमें क्या करना है हमें? इसमें करना है मैच। देखो यथार्थ, घातक, श्रद्धा, कृश, जो चीज़ें हमें आती है ना हम क्या करेंगे उसको ही, मतलब पहले सबसे पहले उसी को ही देखेंगे जो हमें आती होगी। ठीक है, और फिर एलिमिनेशन मेथड से हम इसको करेंगे। तो देखो सबसे पहले यथार्थ। यथार्थ का मतलब क्या होता है? आदर्श, यानी विलोम। यथार्थ का उल्टा क्या होता है? आदर्श। घातक, घातक का उल्टा क्या होता है? रक्षक। उसके बाद श्रद्धा का उल्टा क्या होता है? घृणा। और कृश का क्या उल्टा होता है? स्थूल। तो हमारा देखो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं। ए का 2, बी का 3। ए का 2 किस में है? ए का 2 1 में है और 2 में है, तो 3 और 4 गलत हो गए। उसके बाद ए का 2 हो गया, उसके बाद बी का 3, बी का 3 भी दोनों में ही है। उसके बाद सी का क्या था? 1 था, तो सी का 1 किस में है? ए 2 में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें भी हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो देखो हरि कृष्ण प्रेमी, राधा कृष्ण दास, गोविंद वल्लभ पंत, किशोरी लाल गोस्वामी। तो इनमें से ये रचनाएं, ये नाटक किसके हैं? तो देखो जो हरि कृष्ण प्रेमी है ये किसकी है? रक्षाबंधन, मतलब रक्षाबंधन इनके द्वारा लिखी गई है। राधा कृष्ण दास की क्या है? दुखिनी बाला। उसके बाद है गोविंद वल्लभ पंत, तो ये इसकी कौन सी है? अंगूर की बेटी। और किशोरी लाल गोस्वामी की मयंक मंजरी हो जाएगी। तो हमारा देखो ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4 कहाँ पे है? देखो ए का 2 किस में है? ए का 2 2 और 3 में है, तो 1 और 4 तो कट गया। बी का 4 भी किस में है? दोनों में है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया था? सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो सी का 1 किस में है? सी का 1 भी वही दोनों में ही है। नहीं, सी का 1 है हमारा 2 में, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ना यही राइट हो जाएगा और 3 भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? 149 क्या कहता है? एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपके लिए छोटा कर देती हूँ ताकि आपको 4 ऑप्शन दिखे। ठीक है, देखो क्या कहा गया है कि भाई संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के संबंध में कौन सा प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ये मैंने आपको करवाया था राजभाषा के क्वेश्चन जो, उसमें देखो 343 में क्या कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा जो है देवनागरी लिपि में हिंदी होनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। संघ की सरकारी कार्य भाषाओं में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होना चाहिए। ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो ये आपका 343 में नहीं था, ये कहाँ पे था आपका? 348 1 में था। ठीक है, और भाई इसमें एक बात और कही गई थी कि भाई अंग्रेजी भाषा में तो होनी चाहिए, लेकिन कब तक होनी चाहिए? जब तक कोई दूसरी भाषा का प्रावधान नहीं होता। ठीक है, संवैधानिक भाषा का प्रावधान नहीं होता तब तक अंग्रेजी भाषा में कार्रवाई की जाए। और उसके बाद 4 क्या है कि किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के हिंदी या अन्य एक अधिक भाषाओं को कार्य वालों में अपनाने का जो प्रावधान है वो शामिल है। तो ये किस में है? तो भाई ये भी हमारे किस में? 345 में। ठीक है, ये 345 अनुच्छेद में है। ये 345 में, हाँ ये 345 अनुच्छेद में आ गया। तो हमारा जो 343 में सिर्फ ए और बी हैं। ठीक है,
तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए और बी किस में है, ए और सी है इसमें, ई फर्स्ट गलत हो जाएगा, ए और बी हमारा 2 में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 150 क्वेश्चन 150 क्या कहता है कि भाई निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। अब हमें क्या करना है, असंगत विकल्प का चयन करना है। देखो पर्यायवाची हैं ये सारे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सेकंड देखो, चांदनी कौमुदी ज्योत्सना जुनहाई चंद्रप्रभा, ठीक है। सर्प अहि उरग भुजग व्याप, ये भी ठीक है। मृग हरीश चरुलोचन सारंग कुरन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 देखो, 1 में क्या है कि कीर, देखो कीर का मतलब क्या होता है, कीर का मतलब तोता होता है, ठीक है। शुक का मतलब भी तोता होता है, ठीक है। लेकिन माहुर, माहुर का मतलब क्या होता है, माहुर का मतलब होता है विष, या फिर हम कह सकते हैं जहर, ठीक है। संगर, संगर का क्या मतलब होता है, संगर का मतलब होता है एक तरीके से युद्ध, ठीक है। और या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, मुकाबला, ठीक है। तो ये इनका पर्यायवाची है। तो जो हमारे ये दो अलग हो गए, तो यही हमारी गलत हो गए, और गलत ही हम इन्होंने हमसे पूछा था असंगत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके फ्रेंड्स जो है ये 2000 हमारा जो 25 कह लो या फिर इसको जो 24 का कह लो, तो ये कंप्लीट होता है पेपर, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो अच्छी बात है भाई, जो नहीं आई आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और जैसे ही मेरे पास पीजीटी का अरेंज हो जाएगा पेपर, तो मैं आपको पीजीटी का भी करवा दूँगी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और इसके बेसिस पे अगर आप चाहते हैं कि अभी से ही हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, तो एक एक जो है चैप्टर हम बिल्कुल डिटेल में, उनकी जीवन परिचय जो हमारे कवि हैं तो वो बिल्कुल डिटेल में करेंगे, ठीक है। ताकि जब हमारे फॉर्म निकले ना, तो उससे पहले हम एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर हम सिर्फ रिवीजन करें, ठीक है। क्योंकि है ना, रिवीजन ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सिलेबस करना इतना ज़रूरी नहीं होता जितना रिवीजन ज़रूरी होती है। तो हमें रिवीजन करनी चाहिए, ठीक है, और सारी चीज़ें डीप में पढ़नी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि भी इस तरीके से हम स्टार्ट करें सिर्फ हिंदी जो है हमारी, तो वो आप बता दीजिएगा कमेंट में लिख के, फिर हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और अगर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।